गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 30 है। यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 30 तक पहुँच सकते हैं और इन सभी डेली यूट्यूब वीडियोज़ का PDF प्राप्त कर सकते हो, फुल सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, या इनमें से असत्य कथन की हमको पहचान करनी है। पहला है, सर जॉन साइमन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत पहुंचा था। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और इस कमीशन का भारत में व्यापक विरोध किया गया। बताइए कौन सा वाला असत्य है इसमें। देखिए, इस कमीशन का भारत में व्यापक विरोध किया गया था, सही है वाली बात, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और ये साइमन कमीशन वर्ष 1928 में बम्बई पहुंचा था, यानी भारत पहुंचा था। सर जॉन साइमन नहीं, ठीक है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। सर जॉन साइमन के सुझावों पर नहीं, बल्कि लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत पहुंचा। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य न होने के कारण भारतवासियों ने जो है इसका व्यापक विरोध किया था। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप यूपी पीसीएस की पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ये एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, दो स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है। पारिस्थितिक पिरामिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी इकोलॉजिकल जो पिरामिड होते हैं उनसे रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, सबसे पहले चार्ल्स एल्टन द्वारा पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। और दूसरा स्टेटमेंट है, पारिस्थितिक पिरामिड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। दूसरा स्टेटमेंट यह है। पहला स्टेटमेंट यह है कि चार्ल्स एल्टन ने जो है इंट्रोड्यूस किया था पिरामिड की अवधारणा को। पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं वो टू टाइप्स नहीं होते, वो थ्री टाइप्स होते हैं, मतलब तीन प्रकार के होते हैं वो। तो दूसरे वाले को हटा दीजिए, तो जहाँ जहाँ दो है वो होगा नहीं। क्योंकि पहला वाला करेक्ट है तो डी भी नहीं होगा, तो पहला वाला सही हो जाएगा। तो वर्ष 1927 में, ठीक है, चार्ल्स एल्टन द्वारा पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था, तो पहला वाला करेक्ट है। दूसरा वाला सही नहीं है, क्योंकि मुख्य रूप से जो पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संचित ऊर्जा का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड, और जैव संख्या का पिरामिड, और जैव भार का पिरामिड। ठीक है, पिरामिड ऑफ स्टोर एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, थ्री टाइप्स, तीन प्रकार के, दो प्रकार के नहीं होते। तीसरा प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा जो है कालक्रम सही है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा सही है, आरोही क्रम कौन सा सही है। जो सबसे पहले जिसका कार्यकाल था वो सबसे पहले आएगा, सबसे बाद में वो सबसे बाद में आएगा। तो चार ऑप्शन है ये। लॉर्ड एलनबरो, ऑकलैंड, मेटकाफ, डलहौजी, ऑकलैंड, डलहौजी, ऑकलैंड, एलनबरो। ये ऑकलैंड ऑकलैंड दो बार हो गया क्या? मेटकाफ आना चाहिए, गलत है लेकिन ये। ठीक है, और स्टेटमेंट देख लेते हैं। डलहौजी, डलहौजी, एलनबरो, ऑकलैंड, मेटकाफ, और मेटकाफ, ऑकलैंड, एलनबरो, डलहौजी। देखिए, इन सब में जो है लॉर्ड मेटकाफ सबसे पहले आएंगे, उसके बाद 1835-36 वाला टाइम इनका, उसके बाद ऑकलैंड, उसके बाद एलनबरो, उसके बाद डलहौजी। ठीक है, ये 1856 में जो है थे, 56 तक थे। तो लॉर्ड मेटकाफ हो गए सबसे पहले 1835-36 में, और ऑकलैंड हो गए 1836 से 1842। उसके बाद लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844, फिर लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुस्लिम लीग का वह वार्षिक अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी? इलाहाबाद, कराची, मद्रास, लाहौर। ये लाहौर में हुआ था।
तो मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को मान्यता दी गई और इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और उसे फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। एक आसन वन्यजीव अभयारण्य, आसन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में है ये। तो आसन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के यदि हम और वन्यजीव अभयारण्य को देखें तो आसन वन्यजीव अभयारण्य, विंसर वन्यजीव अभयारण्य, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य और झिलमिल वन्यजीव अभयारण्य, सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो उत्तराखंड में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? यह है राष्ट्रीय उद्यान, यह है राज्य। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के सामने राजस्थान लिखा है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के सामने उत्तराखंड, द ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान के सामने हिमाचल प्रदेश लिखा है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के सामने लद्दाख। देखिए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान या बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो उत्तराखंड में है, लद्दाख में नहीं है। तो मुकुंदरा हिल्स राजस्थान करेक्ट है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड करेक्ट है, द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश करेक्ट है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख गलत है, यह है उत्तराखंड में। तो डी वाला स्टेटमेंट जो है गलत है। बाकी उत्तराखंड के यदि हम राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क को देखें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, सबसे पहले स्थापित हुआ था ये 1936 में, उस समय इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बहुत पूछते हैं इसको एग्जाम में, ये भी उत्तराखंड में, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में है। ये सारे के सारे उत्तराखंड के नैनीताल उत्तराखंड के नेशनल पार्क हैं। इंपॉर्टेंट है यूकेपीएससी के लिए भी और यूपीपीसीएस के लिए भी, ठीक है, क्योंकि पड़ोसी राज्य है, और यूपीएससी सिविल सेवा के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय नहीं है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। देखिए न्यूयॉर्क में यूएनडीपी भी है, न्यूयॉर्क में यूनिसेफ भी है और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भी है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन नहीं है, यह है स्पेन के मैड्रिड में। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन कहाँ पर है? मैड्रिड स्पेन में है। बाकी यूएनडीपी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनिसेफ संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में, और यूएनएफपीए यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भी न्यूयॉर्क के संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में ही है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं? हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन अंडर आर्टिकल 51 का ए एट प्रेजेंट टाइम में? इसका उत्तर तो सबको पता होगा, 11 हैं ये। तो वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, कई बार बताया मैंने, और 11वें मौलिक कर्तव्य को जो है वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया। तो एट प्रेजेंट कितने हैं फंडामेंटल ड्यूटीज आपके? 11। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहाँ के संविधान से प्रेरित है? ये भी आसान से ही प्रश्न है, इसका उत्तर है तत्कालीन यूएसएसआर डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा जो है तत्कालीन यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है। संघ सूची संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। अब इसी से रिलेटेड ये कुछ एक और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान से, गणतंत्रात्मक व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा के संविधान से, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कौन सा सही नहीं है इसमें? देखिए जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान से सही है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है कनाडा के संविधान से प्रेरित है, ये भी सही है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं प्रेसिडेंट, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ये भी सही है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से नहीं है, ये गलत है।
पार्लियामेंट्री सिस्टम है ब्रिटेन के संविधान से। यहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था की बात हो रही है, ये फ्रांस के संविधान से है। कहाँ से? फ्रांस के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से भारत में क्या क्या आया? संसदीय शासन प्रणाली आई, विधि का शासन आया, विधायी प्रक्रिया आई, मंत्रिमंडल प्रणाली आई, एकल नागरिकता, ये सारे के सारे हमने कहाँ से लिए हैं? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से, रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से, लेजिस्लेटिव प्रोसेस ब्रिटेन से, कैबिनेट सिस्टम ब्रिटेन से, सिंगल सिटीजनशिप, ये सारे के सारे ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से आए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है भारतीय संविधान के लक्षण और संबंधित देश, उसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है, इस बार मैच करना है। कर दीजिए मैच। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से, एमरजेंसी प्रोविजन यानी आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से, और मूल कर्तव्य यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस। तो 4 2 1 3 इसका आंसर हो जाएगा डी। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से, एमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी, और फंडामेंटल ड्यूटी सोवियत संघ रूस। 12वां प्रश्न है, संविधान की रचना, संविधान सभा की रचना क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थी, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रस्ताव पर आधारित थी, महारानी की उद्घोषणा 1858 के प्रस्ताव पर आधारित थी? इसका उत्तर या तो ए है या बी है, ना सी है ना डी है। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थी, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो संविधान सभा की रचना वैसी थी जैसा कि कैबिनेट मिशन 1946 में प्रस्तावित था, और इसकी सीटें जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित की गई थी। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया था। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संविधान सभा बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। भारतीय संविधान के निर्माण होने तक संविधान सभा की कुल 11 बैठकें आयोजित हुई। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया, और संविधान सभा निर्माण संबंधी विचार, सबसे पहले जो विचार है वो 1934 में प्रस्तुत किया गया। डी सही है, ए सही है, बी सही है, सी गलत है। सी गलत है क्योंकि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो ऊपर क्या था ऑप्शन में? 26 जनवरी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा सही है। राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में कुल 24 तिलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ये तो सारे सही हैं फिर, ठीक है। पहला वाला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। 24 तिलियां तो हैं, 3:2 है राष्ट्रीय ध्वज का, ठीक है। 3 है लंबाई, 2 है ऊंचाई या चौड़ाई कह लो। तो 1 2 3 सारे के सारे करेक्ट हैं ये। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और ठीक 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया या बनाया गया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये तीनों तो ठीक ही लग रहे हैं देखा जाए तो। अब चौथे वाले में गलती होगी। चौथा वाला क्या है स्टेटमेंट? संविधान सभा में सभी समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया था, यही गलत है, ठीक है। यही आंसर अपना। तो संविधान सभा में सभी समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाएं, इन सभी को। ये कथन कारण वाला प्रश्न आ गया है। निम्नलिखित पर विचार करेंगे। ये कथन कुछ है, कारण कुछ है। कथन कहता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। बिल्कुल करेक्ट है। कथन भी, कारण भी इसकी व्याख्या कर ही रहा है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो ए सही है।
तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को मिला था नोबेल पुरस्कार। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या क्या है ये? रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, रिफ्लेक्शन परावर्तन, और डिफ्रैक्शन विवर्तन, उपरोक्त में से कौन सी घटना या घटनाएं दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए उत्तरदायी हैं? प्रतिबिंब कैसे बनेगा? आप मिरर के सामने खड़े हो, आपकी जो इमेज है मिरर से टकराकर वापस आई, परावर्तित हुई, तभी तो दिखाई दिया। तो ओनली रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्ट किया इसलिए दिखाई दिया। परावर्तन, कोई वस्तु क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। कोई वस्तु दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती वो, तो काली दिखाई देगी, ठीक है। ये दिखाई नहीं देगी अंधेरा होगा तो ओनली रिफ्लेक्शन, और केवल 2 वाला स्टेटमेंट भी है इसमें, ठीक है। तो दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए परावर्तन की आवश्यकता होती है। रिफ्लेक्शन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन इमेज इन ए मिरर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। नेत्र के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी है? बताइए। लेंस है, कॉर्निया है, रेटिना है, आइरिस है। क्या है इसका उत्तर? आइरिस, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको परितारिका। तो परितारिका या आइरिस मानव नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करती है, करता है। यह कठोर होती है तथा नेत्र के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करती है। इसके पारदर्शी भाग को क्या कहते हैं? उसका बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। इसके पारदर्शी भाग को कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं? परितारिका यानी आइरिस। इसको पढ़ लीजिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पर। ये भी जनरल साइंस का प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है कि क्या कारण है कि समान मोटाई के कपड़ों की 2 परतें उसके 2 गुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती हैं? मतलब आप एक चद्दर को ओढ़ोगे सोते समय, ठीक है, तो आपको ठंड लगेगी। 2 चद्दर ओढ़ लो आप, तो जो है आपको ठंड नहीं लगेगी या ना के बराबर लगेगी। तो क्या कारण है इसका? क्योंकि 2 परतों की प्रभावी मोटाई अधिक हो जाती है या होती है। कपड़े की बुनाई यह भूमिका निभाती है। कपड़ों का समविन्यास यह भूमिका निभाता है। और दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण। ये इस तरह के उटपटांग स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कि कपड़े की बुनाई यह भूमिका निभाती है या मोटाई बढ़ जाती है। जो वैज्ञानिक कारण है वो क्या है? वैज्ञानिक कारण है ऑप्शन नंबर ए वाला स्टेटमेंट, दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट। तो दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण जो है समान मोटाई के कपड़ों की 2 परतें उसके 2 गुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती हैं। और इस तरह के प्रश्न जो है पीसीएस में जरूर पूछ लिए जाते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। और प्रश्न है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तु को स्पष्ट देख सकता है आयु के साथ परिवर्तित रहती है, परिवर्तित होती रहती है। और दूसरा स्टेटमेंट है, मोतियाबिंद लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। मोतियाबिंद को इंग्लिश में बोलते हैं कैटरैक्ट। बताइए कौन सा करेक्ट है। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। और करेक्ट पूछा है तो दोनों के दोनों करेक्ट हो जाएंगे। सी है इसका आंसर, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तु को स्पष्ट देख सकता है आयु के साथ परिवर्तित होती रहती है। मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। नेत्र चिकित्सक जो होता है यानी डॉक्टर जो होता है वो ऑपरेशन द्वारा इस अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा देते हैं। तो 20 प्रश्न थे जिनमें हमने प्रैक्टिस की कुछ ज्योग्राफी के प्रश्नों की, जनरल साइंस के प्रश्नों की, एनवायरनमेंट इकोलॉजी के प्रश्नों की, इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों की और मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों की। इन सभी टेस्ट का जो है आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। और यूपी पीसीएस की फुल
जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है हमारी टेलीग्राम पर, उसको आप प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद। सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए। जो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उससे जुड़े रहिए, या फिर यूट्यूब के बेल आइकन को प्रेस रखिए। धन्यवाद।